Hello students, welcome to the Shukla Maths classes. So today we are going to start the chapter permutation and combination. It is a very important chapter. Permutation combination बहुत ही important chapter है. It is also known as PNC, permutation and combination. Permutations and combination. Before going to discuss about permutation and combinations, let us learn about the fundamental principle of counting. तो सबसे पहले हमें कुछ रूल सीखना पड़ेंगे इसके लिए, जिसको हम बोलते हैं एपीएस. एपीसी. व्हाट इज एपीसी? It is known as fundamental principle of counting. Principle of counting. तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखना पड़ेगी. ठीक है. अच्छा, इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे? काउंटिंग एक्चुअली विदाउट एक्चुअल काउंटिंग. मतलब एक्चुअल काउंटिंग से काउंटिंग नहीं करना है हमें विदाउट एक्चुअल काउंटिंग करना है. उसी के लिए हम ये फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग बता रहे हैं आपको. ठीक है. तो इसमें बेसिकली कितने रूल होते हैं? 2 रूल होते हैं इसमें, है ना. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बेसिकली 2 रूल होते हैं. पहला रूल होता है इसका एडिशन रूल. एंड सेकंड वन इज, दूसरा रूल क्या होता है इसका? प्रोडक्ट रूल. सेकंड रूल क्या है इसका? प्रोडक्ट रूल. अब बेसिकली ये 2 रूल पे काम करता है पूरा ये चैप्टर, एडिशन रूल और प्रोडक्ट रूल पे. तो एडिशन रूल आपको कब लगाना है? इसमें जब और का सेंस आता हो. इसमें आएगा ईदर और का सेंस आता होगा तो एडिशन रूल फॉलो करेंगे हम लोग. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या होगा कि कुछ कंडीशन दी होगी. मतलब कंडीशन का मतलब है कि सॉरी, कंडीशन नहीं रहेगी इसमें क्या रहेगा? इसमें केसेस रहेंगी, है ना. एडिशन का मतलब केसेस होना चाहिए कि मतलब आपको जैसे 2 वर्क करना है आपको, है ना. तो उसमें और का सेंस आ रहा होगा तो केसेस, आपको उस केसेस यूज़ करोगे आप उसमें, है ना. अभी मैं समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें. अच्छा, प्रोडक्ट रूल के लिए क्या होगा? स्टेज फॉलो करेंगे हम. स्टेज या फिर कंडीशन रहेगी इसमें. और एंड का सेंस आएगा इसमें. प्रोडक्ट रूल में किसका सेंस आता है? एंड का सेंस. एंड, है ना. तो चलो डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 हम इसमें और अच्छे से समझते हैं इस बात को, है ना. तो बेसिकली एपीसी क्यों पढ़ते हैं हम लोग? क्योंकि हमें इसमें काउंटिंग सीखना है इस चैप्टर में, है ना. पूरे चैप्टर के दौरान हम लोग क्या सीखेंगे? काउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग, है ना. तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें एडिशन प्रिंसिपल के बारे में. ठीक है. तो एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको. सबसे पहला जो मेरा रहेगा एडिशन प्रिंसिपल पर रहेगा. ठीक है. तो चलो देखते हैं अपन एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है. एडिशन प्रिंसिपल या फिर एडिशन रूल. एडिशन प्रिंसिपल थोड़ा सा इसमें लिखने का काम कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि क्या होगा फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, है ना. आप टेंशन मत लो. तो ये एडिशन रूल कब लगता है? इफ़ ए वर्क, मतलब कोई वर्क कर रहे हो आप लोग. इफ़ ए वर्क कैन बी परफॉर्म्ड in m different ways. m डिफरेंट वेज. कोई भी वर्क, अगर आप कोई वर्क दिया है आपको, है ना, तो आपको किस m डिफरेंट वेज से उसको आप परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है. ठीक है, समझ में आया ना. और एक दूसरा वर्क है एंड अनदर वर्क can be done
दूसरा वर्क को कितने तरीके से कर सकते हैं, इन एन डिफरेंट वे से परफॉर्म कर सकते हैं, इन एन डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज। देन ईदर ऑफ these two works can be performed in m+n ways। बस यही क्या है, एडिशन प्रिंसिपल है। अब देखो ये तो सब डेफिनेशन की बात है ना सारी, मतलब इसको लिखते हैं इस तरीके से, लेकिन इसमें हम इतना सब अपने को करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है ना। आप तो बस इतना ध्यान रखो कि जब आप कोई वर्क कर रहे हो, मान लो कोई भी वर्क दिया आपको करने के लिए, अब उसको करने के आपके पास क्या है, एम डिफरेंट वेज है, और एक दूसरा वर्क है ना। एक वर्क को करने के एम डिफरेंट वेज है, मतलब अलग अलग वेज हैं, ठीक है, और दूसरे वर्क को करने के एन अलग अलग वेज हैं, एन डिफरेंट वेज हैं। तो आप दोनों में से कोई एक वर्क करो तो आपका काम हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों वर्क करना ज़रूरी है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर दोनों वर्क का करना ज़रूरी नहीं है, क्यों, इधर ये वाला वर्क कर लो, पहला वाला, या फिर दूसरा वाला वर्क कर लो, है ना, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्या है कि कंप्लीट वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपको दोनों वर्क को करना ज़रूरी नहीं है ना, कोई सा भी एक करना है आपको। अब इसी चीज़ को अगर ढंग से समझें अगर एग्जाम्पल के थ्रू, तो जल्दी समझ में आती है ऐसी चीज़ें, है ना। जैसे कि मान लो आप सिटी ए से सिटी बी में जाना चाहते हैं आप, और रोड वेज से जा सकते हो आप, है ना। सिटी ए से बी में जाने का एक तो रोड वाला तरीका है, एक है आपका ट्रेन वाला तरीका, और एक एयर वाला तरीका है, मतलब एरोप्लेन से जा सकते हो। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ मेनी वेज वन मैन कैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, ठीक है, मतलब क्या पूछना चाहता है कि कोई आदमी अगर ए से बी तक जाना चाहता है तो कितने तरीके से जा सकता है, तो उसके पास कितने ऑप्शन है। अब ये देखो मैंने बताया था ना, एडिशन रूल कब लगता है, जब किसकी फीलिंग आती है यहाँ पर, ऑप्शन की। ऑप्शंस होते हैं आपके पास, है ना, यानी कि केसेस होते हैं आपके पास, केसेस। तो कितनी केस बन रही है, एक तो रोड से, एक ट्रेन से, और एक एरोप्लेन से। मतलब या तो आप यहाँ पर और का सेंस आ रहा है बेटा, है ना, और का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर सोचो, क्योंकि जब आप ए से बी जाओगे तो और का सेंस, मतलब या तो आप किससे जाओगे, रोड से जाओगे, बाय रोड, या बाय ट्रेन जाओगे, या बाय एरोप्लेन जाओगे, तो और का सेंस आ रहा है ना, या तो रोड से जा रहे हैं, या फिर ट्रेन से जा रहे हैं, या फिर एयर से आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी करोगे कि आप रोड से भी चले जाओगे एक ही बार में, ट्रेन से भी चले जाओगे एक ही साथ, तीनों काम एक साथ थोड़ी करोगे आप, तीनों में से एक तरीके से करोगे। तो कितने वेज हो गए, नंबर ऑफ वेज कितने हो गए आपके पास, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बच्चों, यहाँ पर 3 हो गए ना, 3 तरीके। आइदर रोड से जाने का एक तरीका, आइदर ट्रेन और एरोप्लेन, तो टोटल तरीके कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ एडिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर और का सेंस आ रहा है यहाँ पर। तो बस सीधी सी बात है, जहाँ और का सेंस आया वहाँ एडिशन करना है आपको, ठीक है। अब देखो मैं इसको, इसी बात को एक एग्जांपल लेके और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इस चीज़ को एक और। तो वी कैन टेक अनदर एग्जांपल। जैसे मान लो कि एक सेल्फ है ना। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं पर यहाँ पर, अ सेल्फ कंटेन्स 3 डिफरेंट हिंदी बुक्स। एक अलमारी में 3 डिफरेंट हिंदी बुक्स हैं, ठीक है, एंड 2 डिफरेंट इंग्लिश बुक्स, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछना क्या चाहता है, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज
number of ways to select one book. Number of ways to select one book of any language. Any language. Either Hindi और इंग्लिश। तो कितने तरीके होंगे सब पूछा है उसने, है ना। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि जैसे एक सेल्फ है, सेल्फ में 3 हिंदी की अलग अलग बुक हैं, तो मान लेते हैं अपन कि हिंदी की बुक्स के नाम रख देते हैं अपन H1, H2, H3। ये 3 क्या हिंदी की बुक्स है मान लो, है ना। और क्या दे रखा है, इंग्लिश की बुक 2 डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब अलग अलग होना चाहिए ना, जैसे कि अब इंग्लिश की बुक 2 अलग अलग होगी, E1, E2, है ना। ऑफकोर्स E1, E2 अलग अलग है। अब आपको उसने क्या बोला है कि आपको क्या करना है कि जैसे सेल्फ में 3 हिंदी की बुक्स रखी हुई हैं और 2 इंग्लिश की बुक्स रखी हैं, अलग अलग है ना। इंग्लिश की बुक भी अलग अलग है, हिंदी की बुक्स भी अलग अलग, डिफरेंट बुक्स है। तो इसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ वेज सेलेक्ट वन बुक, कि एक बुक सेलेक्ट करना है आपको, एनी लैंग्वेज, कोई सी भी लैंग्वेज की, हिंदी की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है। आइदर, आइदर भी बोला है उसने। तो देखो यहाँ पर और का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आइदर हिंदी और, तो और आ रहा है मतलब आपको प्लस लगाना है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे यहाँ पर, सीधी सी बात है। देखो आपके पास 2 वर्क है ना, एक वर्क है आपको हिंदी की बुक्स उठाना है और दूसरा वर्क है कि आपको इंग्लिश की बुक उठाना है। तो हिंदी के लिए भी 3 ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर भी और का सेंस है। तो हिंदी की बुक में से एक बुक निकालने के 3 तरीके, 3 चॉइस है ना आपके पास। या तो आप H1 उठा लो, या फिर H2 उठा लो, या फिर H3। 3 तरीके हो गए ना आपके पास, 1+1+1। वैसे ही आप इंग्लिश की बुक उठाने के कितने तरीके हैं, उसके भी 2 तरीके हैं। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 5 हो गए। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पर एडिशन रूल लगाए, देखो लगाए कि नहीं लगाए। इंग्लिश की बुक लेने के 2 तरीके हैं ना आपके पास, E1 और E2, तो 2 तरीके। हिंदी की बुक लेने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। या तो H1 उठाओगे, या H2 उठाओगे, या H3 उठाओगे। एक बुक लेना है आपको कोई सी भी लैंग्वेज की, है ना। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन इसका कैसे होगा, देखो इसी चीज़ को अपन अगर, ये तो क्या है अपना, ये विदाउट एक्चुअल काउंटिंग बोलते हैं इसको। अगर एक्चुअल काउंटिंग से करना होता है इस क्वेश्चन को, तो कैसे करते हैं हम लोग, देखो बाय एक्चुअल काउंटिंग। एक्चुअल काउंटिंग से अगर इसी क्वेश्चन को करा जाए तो कैसे करेंगे, देखो आपने हिंदी की उठा ली बुक, H1 उठा ली, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है अपने H2 उठाई। एक बुक उठाने के लिए बोला है मैंने आपको कि कोई सी भी एक उठा लो, तो आपने क्या उठाई, H1 उठा ली, या फिर H2 उठा ली, या H3 उठा ली, या फिर आपकी इच्छा हुई नहीं हम तो E1 को उठाएंगे या फिर E2 को उठाएंगे। कितने तरीके हो गए, गिन लो उसको, 1 2 3 4 5, 5 तरीके हो गए आपके पास। तो एक्चुअल काउंटिंग से भी कर सकते हो उसको, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, इसलिए हो रहा है एक्चुअल काउंटिंग से ही, है ना। ठीक है, तो ये था एडिशन रूल, है ना, इसको बोलते हैं हम एडिशन रूल, है ना। अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने। इस एग्जांपल में यह बताऊँगा मैं आपको कि जैसे मान लो कि अगर एक पर्सन है ना, उसको क्या करना है, परचेस करना है, एक फ्लैट परचेस करना है उसको, 2 BHK का। ठीक है, 2 BHK का फ्लैट उसको परचेस करना है। तो सिटी में गया, उसने देखा कि एक बिल्डिंग में क्या था, 8 2 बेडरूम के फ्लैट थे। ठीक है, एक बिल्डिंग में तो क्या थे, 8 फ्लैट थे, है ना, 2 बेडरूम वाले, पहली वाली बिल्डिंग में। वो दूसरी बिल्डिंग, एक और बिल्डिंग है, उसमें क्या है, 7 2 बेडरूम के फ्लैट हैं। और तीसरी एक और बिल्डिंग है जिसमें 6 हैं ऐसे 2 बेडरूम वाले फ्लैट। अब उसको क्या करना है, उसके पास कितनी चॉइस है ना, तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है उसके पास। अरे खरीदना तो एक ही है ना उसको। नंबर ऑफ चॉइसेस अ मैन विल हैव फॉर बाइंग अ फ्लैट। उसको एक फ्लैट खरीदना, तो कितने तरीके हैं उसके पास, बताओ कितने तरीके हो जाएंगे उसके। देखो जैसे एक बिल्डिंग है
तो उस बिल्डिंग में 8 है ना, 2 BHK फ्लैट है, और दूसरी बिल्डिंग में 7 है, तीसरी बिल्डिंग में 6 है। अब उसको तो एक ही फ्लैट खरीदना है, तो इस बिल्डिंग पे अगर आता है वो, तो उसके पास 8 चॉइसेस हैं। तो यहाँ पर भी और का सेंस आ रहा है ना, देखो, या तो वो पहली वाली बिल्डिंग में से फ्लैट खरीदेगा एक, तो पहली वाली बिल्डिंग से फ्लैट करने के कितने तरीके हैं उसके पास, 8 तरीके, या फिर और का सेंस आया इसलिए प्लस आया, देखो, और दूसरी बिल्डिंग में से फ्लैट खरीदेगा तो एक ही फ्लैट खरीदेगा, तो उसके कितने तरीके हो गए, 7 तरीके। तीसरी बिल्डिंग में से फ्लैट खरीदेगा, उसके पास कितने तरीके हो गए, 6 हो गए। तो टोटल कितने तरीके हो गए उसके पास, 21 तरीके, 21 वेज से वो कर सकता है ना। जैसे पहली बिल्डिंग में जाएगा तो उसके पास 8 तरीके हैं, 8 में से चॉइस है ना उसके पास कि 8 में से कोई सा भी एक खरीदेगा वो, तो 8 तरीके हो गए उसके पास। दूसरी बिल्डिंग में गया तो उसमें 7 2 बेडरूम वाले फ्लैट थे, है ना, तो उसके पास 7 चॉइसेस थी दूसरी वाली बिल्डिंग में से एक फ्लैट लेने की, है ना। वो तीसरी बिल्डिंग में गया वो, तो उसके पास भी 6 चॉइस थी कि 6 में से कोई सा भी एक ले लेगा वो। तो और का सेंस आ रहा है बीच में, या तो इसमें से लेगा या इसमें से लेगा या फिर इसमें से लेगा, और का सेंस आ रहा है। तो और का सेंस आने का मतलब है प्लस करना है इसमें। तो दिस इज़ द एडिशन रूल। तो ये हो गया आपका एडिशन रूल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा जो रूल होता है उसका, है ना। अभी बताया था मैंने आपको काउंटिंग रूल में कितने होते हैं, 2 तरीके के रूल बताए थे आपको, है ना। एक तो एडिशन प्रिंसिपल हो गया आपका, और दूसरा होता है प्रोडक्ट रूल, एपीसी मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हमने एडिशन रूल पढ़ लिया है अभी, है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल। तो जैसे मैंने अभी बताया कि एडिशन रूल में आइदर और का सेंस आता है, केसेस बनती है उसमें। अब जैसे यहाँ केसेस कैसी बन रही थी कि या तो वो पहली वाली बिल्डिंग में से फ्लैट लेगा, दूसरी केस क्या है कि दूसरी वाली बिल्डिंग में से फ्लैट खरीदेगा, या फिर केस थर्ड क्या हो गई थी, 3 केस बनी थी ना, केस 1 केस 2, ये सब केस ही तो थी, और क्या है, केस ही तो है ये सारी, ठीक है, ये सारी केसेस हैं। तो जब केसेस बनती हैं और का सेंस आता है, आइदर और आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब क्या डिस्कस करेंगे हम, प्रोडक्ट रूल, है ना, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, या फिर प्रोडक्ट प्रिंसिपल बोलो, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, इफ़ अ वर्क कैन बी परफॉर्म्ड in m different ways, and another work can be performed in n ways। दूसरा वर्क कितने तरीके से कर सकते हैं अपन, एक वर्क m तरीके से कर सकते हैं, दूसरा वर्क n तरीके से कर सकते हैं। देन both the works वन, अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वन आफ्टर अनदर कैन बी परफॉर्म्ड in m into n ways, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक वर्क अगर हम m तरीके से कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से, m डिफरेंट वेज से, और दूसरा वर्क को कर रहे हैं अपन n डिफरेंट तरीके से, तो हम एक के बाद एक वर्क कर रहे हैं, मतलब दोनों करना जरूरी है, इसका मतलब, है ना। बोथ वर्क परफॉर्म एज वेल एज, है ना, m पहले एक वर्क भी करना है फिर दूसरा भी करना, दोनों वर्क को करना जरूरी है यहाँ पर, है ना। तो कंपलसरी है दोनों। कंपल्सन क्या है कि दोनों वर्क होना चाहिए, मतलब पहला वर्क भी होना चाहिए, दूसरा भी होना चाहिए। और एडिशन रूल में क्या था कि उसमें और का सेंस आ रहा था, यहाँ पर एंड का सेंस आ रहा है, मतलब एक वर्क भी करना है, पहला वर्क भी करना है, एंड दूसरा वर्क भी करना है, दोनों वर्क करना है। तो यहाँ पर बेटा कंडीशन का सेंस आ रहा है, मतलब स्टेज बन रही है ना। किसका सेंस आ रहा है यहाँ पर, एंड का सेंस आ रहा है।
तो इसलिए ये प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको, हालांकि ये चीज़ें सब इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपको ये डेफिनेशन याद करना है, ये सब चीज़ें करना है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको क्वेश्चन करते समय बस ये फीलिंग आ जाना चाहिए आपके मन में कि यहाँ पर एंड का सेंस आ रहा है और यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, मतलब तो जब भी दोनों वर्क करना होंगे आप, है ना, दोनों वर्क करना कंपलसरी होंगे तो प्रोडक्ट होगा, है ना। जैसे देखो एग्जांपल से समझेंगे अब इस बात को। जैसे सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने, एक एग्जांपल से इस बात को एक्सप्लेन करूँगा मैं। देखो मान लो कि इसको एक क्वेश्चन बना लेते हैं अपन यहाँ पर। मान लो कि एक सेल्फ है, इन ए सेल्फ देयर आर 3 different हिंदी बुक्स एंड मान लेते हैं कि 2 डिफरेंट मैथ्स बुक ले लेते हैं। चलो मान लो 2 डिफरेंट मैथ्स बुक्स हैं, ठीक है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, इफ़ अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट a हिंदी एंड, अब एंड का सेंस आ गया देखो, एंड अ मैथ्स बुक, हाउ मेनी वेज पीएनसी के क्वेश्चन की एक खास बात होती है, हाउ मेनी वेज वगैरह वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ वेज, हाउ मेनी वेज, है ना। हाउ मेनी वेज ही कैन सेलेक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कैसे पता लगेगा कि मल्टीप्लाई करना है अपने को, है ना, वो पता लग जाएगा। देखो 2 मिनट में क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करो। देखो एक अलमारी में कितनी 3 डिफरेंट हिंदी बुक्स हैं और 2 डिफरेंट मैथ्स बुक्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक हिंदी की बुक सेलेक्ट करना है और एक मैथ्स की बुक सेलेक्ट करना है। हिंदी एंड मैथ्स की बुक सेलेक्ट करना है, मतलब दोनों करना है, दोनों का करना कंपलसरी है। हिंदी भी करना है आपको, हिंदी की बुक भी सेलेक्ट करना है और मैथ्स की भी करना है, दोनों बुक का सेलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। अब दोनों का सिलेक्शन ज़रूरी है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एंड का सेंस आ रहा है, हिंदी की भी करना है एंड मैथ्स की भी करना है, तो प्रोडक्ट करना है अपने को। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 हिंदी एंड 1 मैथ्स बुक विल बी, हिंदी को बुक्स को सिलेक्ट करने के 3 तरीके हैं आपके पास, है ना, और मैथ्स की बुक करने के सिलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एंड का सेंस आ रहा है, दोनों को लेना है तो 6 तरीके आ जाएंगे। अब आप बोलोगे सर कैसे हुआ ये, है ना, मतलब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप, है ना, एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे हम इसका। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें अगर हम लोग, तो चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको। मान लो कि आपको हिंदी की बुक है H1 H2 H3, नाम रख दिए मैंने, डिफरेंट हिंदी की बुक्स क्या हो गई, H1 H2 H3 हो गई, और मैथ्स की बुक का नाम M1 M2 रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 2 मैथ्स की बुक हैं और 3 हिंदी की बुक्स हैं। अब सिलेक्शन कैसे होगा, एक हिंदी और एक मैथ्स की बुक उठाना है आपको। तो मान लो कि आपने H1 और M1 उठा लिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। अब गिनते जाना आप, है ना, 6 आंसर कैसे आया बता रहा हूँ मैं। दूसरा क्या हो सकता है भैया कि आपने हिंदी की H1 उठाई यहाँ से और उधर से M2 मैथ्स की M2 वाली उठा ली, है ना। तीसरा तरीका हो सकता है कि आपने H2 उठाया यहाँ से, हिंदी की सेकंड वाली उठाई और मैथ्स की फर्स्ट वाली M1 उठाई, है ना। या ऐसा हो सकता है आपने हिंदी की H2 वाली उठाई हो और मैथ्स की M2, तो एक हिंदी और एक मैथ्स की बुक उठाते जा रहे हो आप, है ना, कर रहे हो ना यही काम। या हो सकता है आपने H3 वाली हिंदी की बुक वाली उठाई H3 और मैथ्स की क्या उठाई आपने, समझ गए होगे आप, है ना, M1। या फिर आपका 6 तरीका क्या हो जाएगा, हिंदी की H3 और M2। अब इसके अलावा तो कोई तरीका आएगा नहीं, तो देखो 6 आ गया ना आंसर, यहाँ से भी 6 आंसर आ रहा है आपका, 6 वेज होगा यहाँ पर, है, होगा ना 6 वेज, नहीं हुए, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। तो एक हिंदी और एक मैथ्स की बुक उठाने के, तो इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले मेथड को एक्चुअल काउंटिंग बोलते हैं, इसको एक्चुअल काउंटिंग, यानी कि आप इसमें एक्चुअल काउंटिंग कर रहे हो, मतलब आप ऐसे फिजिकल काउंटिंग कर रहे हो ना, इसको फिजिकल काउंटिंग भी कह सकते हो आप। इट इज़ आल्सो नोन एज फिजिकल काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6, एक हिंदी एक ही मैथ्स, एक हिंदी एक मैथ्स, ऐसे बुक उठा देगा आप। तो ऐसे 6 तरीके बन गए आपके पास। और ये जो तरीका है ना ऊपर वाला, ये क्या है,
काउंटिंग विदाउट एक्चुअल काउंटिंग, ये तो तरीका बताया ना मैंने आपको, मल्टीप्लिकेशन रूल, इसलिए तो रूल पढ़ा रहे हैं आपको कि टाइम कम लगे, आपका टाइम बचे, है ना, टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं अपन ये। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, है ना, एडिशन रूल का एक और एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ ताकि और जल्दी से समझ में आ जाए आपको, है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन इसका। देखो, अ मैन हैज़ 3 जैकेट्स, तीन जैकेट्स हैं भैया मैन के पास, है ना, एक आदमी है उसके पास 3 जैकेट है, एंड 2 शर्ट्स, 2 क्या है, 2 शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं 2, है ना, एंड 2 क्या है, 2 पेयर ऑफ स्लैक्स, स्लैक्स कितने हैं उसके पास, 2 पेयर हैं। स्लैक्स मतलब ट्राउज़र भी बोल सकते हो आप इसको, है ना, ट्राउज़र देखे होंगे ना आपने, वो ट्राउज़र, स्लैक्स मीन्स ट्राउज़र्स, है ना। इफ़ एन आउटफिट consist of a jacket, a shirt, and a pair of slacks. Find the number of ways, या फिर ऐसा बोल दो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, एक ही बात है, या फिर चलो ऐसा बोल देते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट outfits that the man can make is। तो क्या पूछना चाह रहा है ये, देखो जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आदमी के पास क्या 3 जैकेट्स हैं, 2 शर्ट हैं और 2 पेयर ऑफ ट्राउज़र्स हैं या फिर स्लैक्स हैं। तो अब उसको यह करना, वेयर करना चाहता है ना, तो कितने तरीके से, एक जैकेट, एक शर्ट एंड अ पेयर ऑफ स्लैक को पहन सकता है वो, है ना। तो यहाँ पर क्या बेटा कि तीनों का होना ज़रूरी है, मतलब जैकेट भी पहनना है उसको, शर्ट भी पहनना है और स्लैक्स को भी पहनना है, सबको पहनना ज़रूरी है उसके लिए, है ना, ठीक है। तो डिफरेंट आउटफिट्स कितने हो सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर एंड का सेंस आ रहा है कि और का आ रहा है, पहली बात तो ये एंड का सेंस आ रहा है, अलग ही दिख रहा है ना, कोई भी बता सकता है, देखो क्योंकि उसको जैकेट भी पहनना है एंड शर्ट भी पहनना है और स्लैक्स भी पहनना है, मतलब तीनों का ज़रूरी है, तीनों का पहनना ज़रूरी है, कंपलसरी है, तीनों वर्क का करना ज़रूरी है उसके पास। 3 वर्क है, जैकेट पहनने का वर्क, शर्ट पहनने का वर्क और पेयर। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे उसके पास, नंबर ऑफ आउटफिट्स कितने हो जाएंगे बेटा, मतलब डिफरेंट आउटफिट्स जो होंगे अलग अलग तरीके से, दैट द मैन कैन मेक, कितने हो जाएंगे, जैकेट्स को 3 तरीके से पहन सकता है वो, है ना, शर्ट को 2 तरीके से पहन सकता है और पेयर ऑफ स्लैक्स को 2 तरीके से, क्योंकि 2 हैं उसके पास, तो कितना आ गया आंसर, 12 आ गया, है ना। अब इसी की अगर ये तो एक क्या है, विदाउट एक्चुअल काउंटिंग है ना, काउंटिंग विदाउट एक्चुअल काउंटिंग करा है हमने इसको। अगर इसको कैसे किया जाए, एक्चुअल काउंटिंग से करें अपन या फिजिकल काउंटिंग से करें, ठीक है। एक्चुअल काउंटिंग से कैसे करेंगे इसको, एक्चुअल काउंटिंग से अगर करना हो समझाने के लिए किसी को, है ना, वैसे तो करना नहीं है इसको एक्चुअल काउंटिंग से, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं एक्चुअल काउंटिंग बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आप देख लो एक बार एक्चुअल काउंटिंग कैसे होगी। जैसे जैकेट्स के नाम रख देते हैं अपन,
J1 J2 J3, मतलब ये 3 जैकेट है, ठीक है, ये 3 जैकेट हो गए। और 2 शर्ट के नाम रख देते हैं S1 S2, ये शर्ट्स हैं, है ना। अब स्लैक्स ट्राउज़र के नाम T1 T2 रख देते हैं। अब देखो अब मुझे क्या करना है कि एक जैकेट, एक शर्ट और एक, तीनों को पहनाना है उसको, है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया उसका आउटफिट्स करने का, कि उसने, तरीका ये हो गया कि उसने जैकेट J1 पहन लिया हो, शर्ट S1 पहन लिया हो, ट्राउज़र T1 पहन लिया हो, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैकेट तो J1 रखा है इसने, शर्ट S1 रखा है, शर्ट कौन सा रखा है, S1 रखा है, S1 पहना, और ट्राउज़र इस बार T2 वाला पहन लिया, ठीक है। ऐसा हो सकता है एक तरीका, है ना। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैकेट तो J1 वाला लिया उसने, पहना, अब शर्ट S2 वाला ले लिया हो, ट्राउज़र T1 ले लिया हो। या तरीका क्या हो सकता है कि जैकेट J1 वाला लिया हो, है ना, ठीक है, और शर्ट S2 वाला लिया हो, ट्राउज़र T2 वाला पहन लिया हो। तो ये 4 तरीके ये हो गए। अब 5वां तरीका देखो क्या है ना, फिफ्थ वेज क्या होगा उसका, फिफ्थ तरीका क्या होगा उसका, कि उसने J2 वाला जैकेट पहना है, शर्ट S1 वाला पहना है, ट्राउज़र T1 वाला पहना है। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि जैकेट तो J2 वाला पहना, है ना, समझ रहे हो ना आप, शर्ट S1 वाला, ट्राउज़र T2 वाला पहन लिया। एक तरीका क्या हो सकता है, जैकेट J2 वाला पहना उसने, शर्ट S2 वाला पहना, ट्राउज़र T1। या 8 तरीका क्या हो सकता है, जैकेट J3 पहना हो, शर्ट S2 और ट्राउज़र T2, है ना। अब क्या हो सकता है देखो, अब J3 से स्टार्ट कर दो, है ना। 6 नंबर का वे क्या होगा कि उसने जैकेट तो J3 पहन लिया, शर्ट S1 पहन लिया, ट्राउज़र, समझ गए ना तुम लोग, है ना, अब तो कर ही लोगे। फिर जैकेट J3, शर्ट S1 और ट्राउज़र T2 वाला पहन लिया हो। फिर ऐसा हो सकता है कि जैकेट J3 पहना हो, शर्ट S2 वाला पहना हो, ट्राउज़र T1। और क्या हो सकता है, जैकेट J3, शर्ट S2, ट्राउज़र T2, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, है ना, ध्यान नहीं दिया आपने। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9th वे होगा, ये 10th होगा, ये 11th तरीका और ये 12वां तरीका। तो देखो ये क्या बोलते हैं, इसको फिजिकल काउंटिंग बोलते हैं। आप इतना टाइम थोड़ी था एग्जाम में कि पूरा करते बैठोगे आप इतना, इसलिए तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल बनाया हमने, है ना, प्रोडक्ट रूल। ये एंड का सेंस आए, बस जहाँ देखो कि एंड का सेंस आ रहा है, मतलब जैकेट भी पहनना है, शर्ट भी पहनना है और पेयर ऑफ स्लैक भी पहनना है, तीनों चीज़ों का पहनना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि इस जैकेट पहन के चले जाएगा खाली, शर्ट और, है ना, ट्राउज़र नहीं पहनेगा, ऐसे चले जाएगा तो काम नहीं बनेगा ना, तीनों का पहनना जरूरी है। तो तीनों का आना जरूरी है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन एंड का सेंस आ रहा है यहाँ पर, जैकेट भी पहनेगा एंड शर्ट भी पहनेगा एंड पेयर ऑफ स्लैक्स भी पहनेगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो 3 तरीके तो शर्ट जैकेट पहनने के, 2 तरीके शर्ट पहनने के और 2 तरीके ट्राउज़र्स के हैं, तो इसे 12 तरीके आ गए टोटल। तो आप तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो जब भी मल्टीप्लिकेशन का सेंस आए, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाली मेथड है ना, ये विदाउट एक्चुअल काउंटिंग है ना। अब अपने को अपने पूरे थ्रू आउट चैप्टर में अपने को क्या करना है, विदाउट एक्चुअल काउंटिंग, मतलब फिजिकल काउंटिंग से नहीं करना है अपने को। सारे क्वेश्चन कैसे करना है अपने को, विदाउट एक्चुअल काउंटिंग से, जैसे ऊपर प्रोडक्ट रूल से करा हमने वैसे, है ना, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका लास्ट, मतलब प्रोडक्ट रूल का एक एग्जांपल और करा देता हूँ मैं आपको, है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, है ना, फाइंड द number of ways find the number of ways by which a person can enter and leave the cinema hall. by, अब पहला क्वेश्चन है अ डिफरेंट डोर, पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बाय एनी डोर।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कुछ डायग्राम भी बना हुआ है ना, डायग्राम यहाँ पर ऐसा बना हुआ है जैसे ये मान लो स्क्रीन है, सिनेमा हॉल की स्क्रीन होती है ना, वैसे ये स्क्रीन है। यहाँ पर एक डोर लगा हुआ है D1, एक दूसरा डोर है यहाँ पर D2, एक तीसरा वाला डोर है यहाँ पर D3, ठीक है। ये चौथा वाला डोर है D4 और ये फिफ्थ वाला डोर है D5। तो ऐसे 5 डोर है यहाँ पर टोटल। सिनेमा हॉल में कितने डोर हैं? 5। अब देखो ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कितने तरीके से एक बंदा मूवी देख सकता है यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर समझते हैं अपन, उसको अंदर भी जाना है, इंटर एंड लीव द सिनेमा हॉल, मतलब कितने तरीके से अंदर जा सकता है, कितने तरीके से बाहर आ सकता है, यही तो करना है उसको, है ना। तो अंदर जाने के लिए कितने ऑप्शन है उसके पास? अब ऑप्शन की बात हो रही ना, मतलब एडिशन रूल लगेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एडिशन और प्रोडक्ट रूल दोनों साथ साथ लगेंगे। देखो एडिशन रूल का मतलब जैसे कि अंदर जाने के कितने तरीके हैं ना, ठीक है, बताओ कितने तरीके? अ पर्सन कैन इंटर इन सिनेमा हॉल, कितने तरीके से अंदर जा सकता है भैया वो? क्यों भैया बताओ, सिनेमा हॉल के अंदर कितने तरीके से अंदर जा सकता है? 5 वेज से। कैसे? आइदर D1 से और D2 से और D3 और D4 और D5। और का सेंस आ रहा है ना, तो सब प्लस हो गया। देखो 1 + 1 + 1 5 वेज हो गए ना। अंदर जाने के 5 तरीके हो गए उसके पास। एंड लीव, और बाहर निकलने के कितने तरीके हो गए? ऐसे तो 5 तरीके हो, लेकिन मैं 4 लिख रहा हूँ। क्यों 4? क्यों सर? क्योंकि उसने बोला है यहाँ पर, है ना, कि डिफरेंट वे से। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना अपन, फर्स्ट पार्ट। तो उसमें क्या लिखा है कि डिफरेंट डोर से आना है, मतलब जिस डोर से वो गया होगा उस डोर से बाहर नहीं आएगा। जैसे अगर वो D1 से गया होगा तो फिर आने के कितने तरीके हो गए? वापस लीव करने के, मतलब बाहर आने के कितने तरीके? अंदर जाने के तो 5 तरीके थे, या तो D1 से या D2 से या D3 से D4 से या फिर D5 से। तो 5 तरीके तो अंदर जाने के हो गए, लेकिन बाहर आने के 4 ही तरीके हैं। क्यों? जैसे वो D1 से गया होगा तो D1 से वापस बाहर नहीं आ पाएगा वो, या D2 D3 D4 D5 में से, मतलब बाहर आने के 4 ही तरीके हैं उसके पास। डिफरेंट डोर से उसको बाहर आना है ना। उसने बोला इंटर और लीव क्या होना चाहिए? डिफरेंट डोर से होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे पहले वाले में? टोटल नंबर ऑफ वेज अंदर जाने के और बाहर आने के, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने? 5 × 4। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, 20 तरीके हो गए। 20 तरीके से, है ना, वो अंदर जाके बाहर आ सकता है अगर डिफरेंट डोर से आ रहा है तो। अब इसी का सेकंड पार्ट है ना, इसमें अगर कोई बोल रहा है कि नहीं सर अब तो दूसरे वाले में एनी डोर से आ सकता है, मतलब जिससे गया उससे भी बाहर आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे फिर? टोटल नंबर ऑफ वेज सेकंड क्वेश्चन के लिए कितने हो जाएंगे? अंदर जाने के 5 तरीके, बाहर आने के भी 5 तरीके, 25 हो जाएंगे। क्योंकि उसने बोला है दूसरे वाले क्वेश्चन में, तो क्या बोला उसने कि किसी भी डोर से बाहर आ सकता है। अ पर्सन कैन इंटर इन सिनेमा हॉल इन 5 वेज एंड लीव बाय 5 वेज, ठीक है। क्योंकि दूसरे वाले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है ना कि ही कैन इंटर एंड लीव बाय एनी डोर। एनी डोर का मतलब है कि जिससे आया उससे भी जा सकता है। तो बाहर जाने के कितने तरीके हो गए? या तो D1 से जाएगा, D2 से, D3 से, D4 D5 से। बाहर आने के भी 5, अंदर जाने के भी 5, तो टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। अब ये तो क्या है कि विदाउट एक्चुअल काउंटिंग है। अगर इसको फिजिकल काउंटिंग से करना हो तो उससे भी कर सकते हैं अपन लोग, है ना। कैसे कर सकते हैं देखो, अब यहाँ समझना उस बात को आप। फिजिकल काउंटिंग से कैसे होगा क्वेश्चन? जैसे कि एक तरीका तो ये हो गया कि वो D1 से अंदर गया, ठीक है, और D2 से बाहर आया, है ना। मैं देखो दूसरा वाला क्वेश्चन पहले कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। D1 से गया और D1 से ही बाहर आया, एक तरीका है ना। दूसरा तरीका क्या? D1 से अंदर गया और D2 से बाहर आया, D1 से अंदर गया, D3 से बाहर आया, D1 से अंदर गया और D4 से बाहर आया। एक तरीका क्या हो सकता है कि D1 से अंदर गया हो और D5 से बाहर आया हो, ठीक है ना।
अच्छा, अब ये तो हो गया एक तरीका है ना इसका। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि D2 से अंदर गया हो और D1 से बाहर आया हो, है ना। D2 से अंदर गया हो और D2 से ही बाहर आ गया हो। और क्या हो सकता है, D2 से अंदर गया, D3 से बाहर आया, D2 से अंदर गया, D4 से बाहर आया हो। या फिर क्या हो सकता है कि D2 से अंदर गया हो और D5 से बाहर आया हो, है ना। समझ में आ रही होगी बात मेरे ख्याल से। अब और क्या तरीका होगा भैया कि 11वां वाला तरीका, ये 11वां तरीका ये हो सकता है कि वो D3 से अंदर गया हो, D1 से बाहर आया हो, D3 से अंदर गया हो, D2 से बाहर आया हो, D3 से अंदर गया हो, D3 से बाहर आया हो, D3 से अंदर गया, D4 से बाहर आया हो, D3 से अंदर गया हो, D5 से बाहर आया हो, है ना। अब तरीका क्या हो सकता है कि देखो ध्यान से, D4 से अंदर गया हो और D1 से बाहर गया हो, समझ रहे हो ना। D4 से अंदर गया हो, D2 से बाहर आया हो, D4 से अंदर गया हो, D3 से बाहर आया हो, D4 से अंदर गया हो, D4 से बाहर आया हो, या फिर D4 से अंदर गया, D5 से बाहर आया हो। कितने हो गए गिनो। अब फिजिकल काउंटिंग से करोगे ना, एक्चुअल काउंटिंग से नहीं कर रहे हो आप, है ना। सॉरी, एक्चुअल काउंटिंग से कर रहे हो आप लोग, है ना, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें। अब क्या हो सकता है अभी एक और तरीका कि D5 से अंदर गया हो और D1 से बाहर आया हो, D5 से अंदर गया हो, D2 से बाहर आया हो, D5 से अंदर गया, बाहर कहाँ से आया, D3 से, D5 से अंदर गया, D4 से बाहर आया, या फिर क्या हो सकता है D5 से अंदर गया, D5 से बाहर आया। देखो क्या हुआ इसमें। पहला तरीका क्या था, D1 से अंदर गया और D1 से ही बाहर आया हो, है ना, ये तरीका। D2 से अंदर गया, D2 से ही बाहर आया, D1 से अंदर गया, D2 से बाहर आया। ऐसे कर करके मैंने 25 वेज बना लिए, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन के हो गए ना, दूसरे क्वेश्चन के आंसर कितने आ गए, 25 भी तो आ रहा था यहाँ पर। अंदर आने के 5 वेज और बाहर आने के 5। अच्छा, इसमें अब जो पहले वाला क्वेश्चन है कि डिफरेंट डोर से बाहर आना है, तो उसमें से कौन कौन से हटा देंगे अपन। डिफरेंट डोर से बाहर आना मतलब ये वाला एक हटा देंगे, एक ये वाला हटा देंगे, और कौन सा हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा डिफरेंट डोर से बाहर आने वाले के लिए, है ना। ये वाले हटाते जाएंगे, D4 वाला भी हट जाएगा। मतलब जिस डोर से बाहर आया उसके अलावा दूसरे डोर से बाहर आना चाहिए। तो ये 5 तरीके पहले वाले क्वेश्चन में हटा देंगे, तो 20 वेज बचेंगे, और ये 5 हटा देंगे तो, है ना। समझ में आ रही ना बात। जिस डोर से गया उस डोर से बाहर नहीं आया, तो ये वाले हटाना पड़ेंगे ना। D1 से अंदर गया, D1 से बाहर आया, D2 से अंदर गया, D2 से बाहर गया, ऐसे, है ना। तो ये 5 वाले हट जाएंगे। तो डिफरेंट डोर के लिए आंसर कितना आएगा, 20 आएगा, अब इसके लिए 25 आएगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ये है ना। ठीक है, तो आज की क्लास में आप इतना डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे का मैं और कंटिन्यू करूँगा इस चैप्टर को, है ना। तो आज हमने बेसिक स्टार्ट कर दिया इसका, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो ठीक है।